गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों से बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में। जो भी आपका डिफरेंट टाइप का स्ट्रेन्स होता है, सारा स्ट्रेन मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर अप किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ है, एक थ्योरम है, ठीक है, और उस पर हम लोग आज डिस्कशंस करेंगे और फिर आगे के बाद उसके बाद फर्दर आगे के टॉपिक्स पे वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुनील कुमार। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अप्लाइड फिजिक्स 1, जो कि आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के बच्चे को, ग्रुप ए और ग्रुप बी के बच्चे को पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये है आपका हुक्स लॉ। तो हुक्स क्या था? तो हुक्स आपका एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। हुक्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अपने नाम पे एक लॉ दिया, और वो लॉ क्या कहता है? तो वो लॉ आपका रिलेटेड है स्ट्रेस और स्ट्रेन से। वो जो लॉ है, अगर हुक्स की लॉ का बात किया जाए तो हुक्स का जो लॉ है वो आपका रिलेटेड है किससे किससे? स्ट्रेस एंड आपका क्या, स्ट्रेन से रिलेटेड है। स्ट्रेस और स्ट्रेन से ये लॉ आपका रिलेटेड है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशंस बताया गया है हुक्स के लॉ के अकॉर्डिंग। तो हुक्स का लॉ का स्टेटमेंट क्या है? लॉ का स्टेटमेंट पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ, मतलब हुक्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। मतलब कहने का ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट तक। और इलास्टिसिटी क्या होता है और इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो इलास्टिक लिमिट आपका वैसा लिमिट है, मतलब कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर लोड का एप्लीकेशन करते हैं तो आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड वो बॉडी स्वतः अपने ओरिजिनल पोजिशंस को रिगेन कर लेता है। तो वैसे प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला जाता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो इलास्टिसिटी कहलाता है। तो ये इलास्टिक लिमिट तक ही डिफाइंड है। अगर उससे ज़्यादा आपका हो जाएगा तो मटेरियल में डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। तो हुक्स लॉ ये यहीं तक आपका डिफाइंड है प्रॉपरली कि यहाँ कहाँ तक आपको डिफाइन करना है। तो आपको इलास्टिक लिमिट तक ही प्रॉपरली इसको डिफाइन करना है। इलास्टिक लिमिट से ऊपर ये नहीं जाएगा। इलास्टिक लिमिट का मतलब भी मैंने आपको समझाया कि क्या होगा। तो बाबू जहाँ अगर आप मटेरियल के ऊपर लोड का एप्लीकेशन करते हैं और लोड लगने के बाद वो मटेरियल अपने शेप को चेंज करेगा, और जैसे ही आप वहां से लोड को रिमूव कर लेते हैं वो मटेरियल स्वतः अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगा। वहीं तक ये डिफाइन है, उससे आगे ये डिफाइन नहीं है। तो स्ट्रेस जो होता है, मतलब कहने का ये है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्ट्रेन भी बढ़ेगा अप टू इलास्टिक लिमिट तक, अप टू इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। यही यहाँ पे बोल रहा होगा। देखो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर में। क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ये देख लीजिए। मैंने क्या किया है कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम बात करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया है। और आपको पता है कि स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं और स्ट्रेस को हम लोग क्या लिखते हैं? गामा से लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे जैसे आप मटेरियल के अंदर में स्ट्रेस को बढ़ाइएगा, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है तो मान लो कि यहाँ पे स्ट्रेस मान लो कि 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, फिर उसके पास से 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, फिर आपका 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। मतलब आपका 1 बाई 1 करके स्ट्रेस का मान आपका बढ़ता चला गया। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट पे कुछ और है। यहाँ पे मान लो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपका है 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फिर यहाँ पे मान लो कि है 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फिर ये 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फिर ये 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्ट्रेन मान लो कि 0.01 मिला, फिर यहाँ पे मान लो कि 0.02 मिला, फिर यहाँ पे मान लो कि 0.03 मिला, फिर यहाँ पे आपको 0.04 मिला। मतलब कि जैसे जैसे आपका स्ट्रेस का मान बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन का भी मान आपका क्या होते जा रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। मतलब एक प्रॉपर लिमिट तक, यहाँ के बाद मटेरियल में डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। तो वही ये बोला जाता है कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अप टू इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। अब इसी को एलाबोरेट करके आगे की तरफ बताया गया होगा आपको कि इसी को अगर और आगे हम देखें तो इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है। चलो आपको ये पता है कि स्ट्रेस को बाबू, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, ये भी आपको क्लियर है। स्ट्रेस को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो स्ट्रेस को सिग्मा से लिखा जाता है और स्ट्रेन को आपका एप्सिलॉन से लिखा जाता है। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अब यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम वहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, और ये कांस्टेंट मैंने लगाया ई, और ई क्या है? तो ई को बोला जाता है यंग्स मॉडुलस। ई को बोला जाता है यंग्स मॉडुलस, या इसी का नाम है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि ये बताएगा कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा इलास्टिक है। मतलब कहने का ये है कि यंग्स मॉडुलस का मान जितना मैक्सिमम होगा वो मटेरियल उतना ही आपका हाईली इलास्टिक होगा। मतलब कि उस मटेरियल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड का एप्लीकेशन कीजिएगा तो वो सिर्फ मटेरियल में, वो मटेरियल जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें नहीं आएगा। मटेरियल से अगर आप लोड को रिमूव कर दीजिएगा, मटेरियल स्वतः अपने ओरिजिनल पोजीशंस को गेन कर लेता है। मतलब कि आप लोग को ये थोड़ा सा सोचने में लग रहा होगा कि रबड़ को खींचते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है, तो रबड़ आपका फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो रबड़ आपका ज़्यादा इलास्टिक होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टील। स्टील का यंग्स मॉडुलस का मान सबसे ज़्यादा होता है, ये स्टील का यंग्स मॉडुलस का मान सबसे ज़्यादा होता है और यह 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इसीलिए जो स्टील होता है, स्टील आपका मोर इलास्टिक होता है विथ कंपेयर टू अदर मटेरियल। जो अदर भी आपका मटेरियल आएगा, अदर मटेरियल के कंपेयर में स्टील आपका हाईली इलास्टिक होता है। और इसी कारण से कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स के फॉर्मेशंस में, बिल्डिंग डेवलपमेंट में, ठीक है, ये हम लोग स्टील का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कारण स्टील आपका मोर इलास्टिक होता है। और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर और एज ए सिविल इंजीनियर होने के नाते ये आपको यंग्स मॉडुलस स्टील का याद रखना है। कितना होता है तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² या 2 × 10⁵ MPa भी हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को लिखा जाता है 200 GPa। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है तो ये आप देख लो कि यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगाएंगे और ये कांस्टेंट आपका क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड इट इज कॉल्ड क्या, यंग्स मॉडुलस, या इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, जो कि डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। स्टील के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। जितने भी आपका डिफरेंट मटेरियल है, सारे मटेरियल्स के लिए यंग्स मॉडुलस का मान आपका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर यंग्स मॉडुलस का मान निकाला जाए तो यंग्स मॉडुलस बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेस और ये बटा क्या, ये सिंपली आपका हो जाएगा स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। ये आपका एक क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दिमाग में रखना कि स्ट्रेस बराबर मतलब यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस बटा क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब ये इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक टॉपिक आएगा इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट में कितने तरह के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, उन सारे को 1 बाय 1 करके डील करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप देख लीजिए, ये तो पूरा का पूरा मैंने डील कर ही दिया कि क्या है ये। ठीक है, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ये डिफरेंट मटेरियल के लिए आपका क्या होता है, अलग अलग होता है इसका मान। ठीक है, जिसमें मैंने एक बताया है कि एज ए मैकेनिकल, एज ए सिविल इंजीनियर होने के नाते आप स्टील का मान याद रखिएगा। ठीक है, स्टील का मान जो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है, जो कि आपको हायर सेमेस्टर में बहुत सब यूज होने वाला चीज है। ठीक है, आगे देख लो। आगे अगर इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, मतलब इसको और इलेबोरेट करेंगे, तो देखो ये इलेबोरेट करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या है बता देते हैं आपको। ठीक है, साइड में बता देते हैं, यहीं पे हम इसको पूरे के पूरे को डील कर देते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने एज वी नो दैट जस्ट अभी आपको पढ़ाया है, इसके पहले वाले स्लाइड में क्या पढ़ाया है, इसके पहले वाले स्लाइड में आपको बताया है कि क्या होता है बाबू, यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बराबर आपको पता है कि लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, स्ट्रेन को अगर लिखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की यहाँ पे बात करें तो चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ होगा। ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 ले लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर आपके पास है सिग्मा बटा एप्सिलन। तो ये हो जाएगा सिग्मा की जगह P/A हो जाएगा और एप्सिलन की जगह डेल्टा L/L हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं P × L/A × डेल्टा L। ये किसके बराबर आया, तो ये आपका निकल के आया यंग्स मॉडुलस बराबर P × L/A × डेल्टा L। जनरली ये डेल्टा L का फॉर्मूला आपसे पूछता है तो P × L/A × E हो जाएगा। ये इसका क्या है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जो इलोंगेशंस को बताता है। इलोंगेशंस कहने का मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब कितना लेंथ में चेंजेज आया। तो आपको बताए थे जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बता रहे थे तो वहां पे बोले थे कि डेल्टा L को चेंज इन लेंथ बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है एक्सटेंशन बोला जाता है। ठीक है, या इलोंगेशंस बोला जाता है।
ठीक है। तो इसी को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एल। डेल्टा एल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चेंज इन लेंथ, या इसी को बोलेंगे इलोंगेशन, या इसी को बोलेंगे क्या, एक्सटेंशन, जो कि क्वेश्चन में आता है निकालने के लिए। ए को क्या बोलेंगे, तो ए आपका है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई आपका क्या है, यंग्स मॉडुलस है, पी आपका क्या है, अप्लाइड लोड है, और एल आपका क्या है, एल आपका लेंथ है। ठीक है, तो ये आपका ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जो कि इस चैप्टर का मास्टर फॉर्मूला है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके होंगे, ठीक है, ये आपका इसी फॉर्मूला पे बनेगा। कभी कभी डेल्टा एल निकालने के लिए बोल देता है, कभी आपको ई निकालने के लिए बोल देगा, कभी आपको एल निकालने के लिए बोल देगा, कभी आपको पी निकालने के लिए बोल देगा, कभी आपको डायमीटर निकालने के लिए बोल देगा, या कभी आपको एरिया निकालने के लिए बोल देगा, जो कि आपका डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो चैप्टर आप पढ़िएगा, ठीक है ना, उस मैक्सिमम उसके अंदर में मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका ये कहलाता है क्या, ये आपका कहलाएगा मास्टर फॉर्मूला। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यही चीज को जो है ना बाबू, यही चीज को मैंने यहाँ पे साइड में डील किया हुआ है, ये साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एज पर नोट्स, तो इसको आप पूरा अच्छे से पहले साफ साफ कॉपी के अंदर में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद के फिर हम टॉपिक को डिस्कशंस करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि हुक्स लॉ क्या है। ठीक है, हुक्स लॉ कहाँ तक डिफाइंड है, हुक्स लॉ के लिए कैसे कैसे हम लोग जो है फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे, डिस्कशंस करेंगे कि इसके बाद का जो टॉपिक आने वाला है, इसके बाद का टॉपिक है आपका जो है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर, यहाँ पे होगा, यहाँ पे फ्लो लिख दिया है टाइप करने वाले ने। ठीक है, फॉर होगा, यहाँ पे फॉर होगा नॉट फ्रो होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, या इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, माइल्ड स्टील, जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको पूरे का पूरा डील करेंगे। वो आपका पहला वीडियो था, ये हम इसका एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे और डिटेल में इसको समझाएंगे कि कैसे कैसे ये पूरा आपका होगा और कैसे कैसे ये यहाँ पे इस ग्राफ को हम लोग समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ। थैंक यू।